हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके सामने क्लास 8 साइंस का चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स इसका 6th पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले के 5 पार्ट्स आपने ज़रूर देख लिए होंगे और अगर नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखिएगा और जो जो उनमें पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से समझिएगा। आइए हम अब पार्ट 6 पर मूव करते हैं। प्लास्टिक्स एंड द इन्वायरमेंट। When we go to the market, we usually get things wrapped in plastic or packed in polythene bags. मार्केट में आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी जो किस में रैप होती हैं, या तो प्लास्टिक में या फिर पॉलीथीन बैग्स में। दैट इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स। और इसी वजह से हमारे घरों में क्या है, प्लास्टिक्स एक्यूमुलेट हो रहा, जमा हो रहा है, क्योंकि हम प्लास्टिक्स में चीज़ें लाते जा रहे हैं और हमारे घरों में वो जमा होते जाता है। अल्टीमेटली प्लास्टिक्स फाइंड इट्स वे टू द गार्बेज। और फिर क्या होता है, उसके बाद हम जब जमा करते हैं, जब उसका यूज़ पूरा हो जाता है, उसको हम गार्बेज में, कूड़े में डाल देते हैं। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। लेकिन जो प्लास्टिक का डिस्पोजल है, प्लास्टिक को किस तरह से डिस्पोज किया जाए, ये एक मेजर प्रॉब्लम है। अब क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है, वाई, क्यों। अ मटेरियल विच गेट डिकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। देखिए, इम्पॉर्टेंट लाइन है बायोडिग्रेडेबल, और ये वर्ड भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार कई जगह काम में आता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये ऐसे सब्सटेंसेस से है जो कि बैक्टीरिया, जिनको बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं। वो अपने आप खुद ब खुद कुछ समय के बाद डिकम्पोज हो जाते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। A material which is not easily decomposed by natural processes is termed as non-biodegradable। और जबकि ऐसे मटेरियल्स जो कि अपने आप से डिकम्पोज नहीं होते हैं, नेचुरली डिकम्पोज नहीं होते, उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। लुक एट टेबल 3.3। नीचे एक टेबल गिवन है हमको, आइए देखते हैं उस टेबल में कि किस तरह से उसमें क्या क्या हमें गिवन है। तो सबसे पहले टाइप ऑफ वेस्ट, सेकंड कॉलम है अप्रॉक्सीमेट टाइम टेकन टू डीजनरेट, और थर्ड है नेचर ऑफ मटेरियल। तो इन कॉलम्स में हमने अलग अलग चीज़ें देखनी है। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम पर आते हैं, पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स लेफ्ट ओवर फूड स्टफ एक्सेट्रा। तो जो वेजिटेबल के पील छीलने के बाद उनके छिलके होते हैं, या फ्रूट्स के छिलके होते हैं जो बच जाते हैं, उसके बगल में आप देखिए अप्रॉक्सीमेट टाइम टेकन टू डीजनरेट, कितने समय में ये डीजनरेट होते हैं। 1 to 2 वीक्स, 1 से 2 हफ्ता लगता है इनको डिग्रेड होने में। और ये इसलिए क्या कहलाते हैं, इनको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं इनको। इसके बाद पेपर को देखिए कितना टाइम लगा रहा है, 10 to 30 डेज़ लग रहे हैं पेपर को डीके होने में, और ये भी क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। कॉटन क्लॉथ देखिए, 2 to 5 मंथ लगते हैं कॉटन क्लॉथ को डिग्रेड होने में, तो ये क्या है, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। वुड 10 to 15 ईयर्स, वुड को 10 से 15 साल लगते हैं डीके होने में, और ये भी नेचुरली डीके होता है, इस वजह से वुड भी बायोडिग्रेडेबल है। वुलन क्लॉथ्स जो ऊन के कपड़े होते हैं, अबाउट 1 ईयर, लगभग इसको डिग्रेड होने में 1 ईयर लगता है, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल कैंस, आपने देखे होंगे बहुत सारे जो मेटल कैंस बने होते हैं जिनमें अलग अलग चीज़ें आती हैं ड्रिंक से रिलेटेड, तो इनको डीके होने में 100 to 500 ईयर लग जाते हैं, और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और प्लास्टिक बैग्स जो हैं, इनको सेवरल ईयर्स लगते हैं, कुछ साल लगते हैं इनको भी डिग्रेड होने में, तो ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कुछ सब्सटेंसेस जो हैं बायोडिग्रेडेबल हैं और कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं।
तो आइए हम एक वीडियो देखते हैं, उसके को देखकर ये समझते हैं कि कौन से सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल हैं और कौन से नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। Household rubbish, sewage sludge, wastes from manufacturing activities, packaging items, discarded cars, old televisions, garden waste, old paint containers, etc. Wastes are divided into two categories as biodegradable waste and non-biodegradable waste. Vegetable and fruit skin are biodegradable waste, whereas plastic, metals, and glass are non-biodegradable waste. बायोडिग्रेडेबल है और कौन से नॉन बायोडिग्रेडेबल। आगे बढ़ते हैं। सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, इट इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली। प्लास्टिक को समय लगता है डिकम्पोज होने में, इसलिए इसको हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं कहेंगे। इट कॉजेज़ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, और ये इन्वायरमेंट जो हमारे आसपास का वातावरण है उसमें पॉल्यूशन क्रिएट करता है। बिसाइड्स द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज़ क्वाइट स्लो एंड इट डज़ नॉट गेट कम्प्लीटली बर्नड ईजिली। और इसके अलावा और क्या होता है, जो प्लास्टिक मटेरियल होते हैं वो एकदम तेज़ी से नहीं जलते, वो धीरे धीरे जलते हैं और पूरी तरह से भी नहीं जलते, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से जो डिकम्पोज नहीं हो पाते, पूरी तरह से डिस्पोज नहीं हो पाते। इन द प्रोसेस इट रिलीजेस लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पॉल्यूशन। और जब जलाते हैं तो क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, और वो धुएं में क्या क्या होता है, बहुत सी पॉइजनस गैसेस होती हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में जाके चले जाती हैं और पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड। अब ये सोचने वाली बात है, सभी ने सोचना है कि आखिर हम इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाएँ, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें जो आए दिन प्लास्टिक की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। हैव यू एवर सीन अ गार्बेज डंप वेयर एनिमल्स आर ईटिंग गार्बेज। आपने अपने आसपास शहरों में या गांवों में जहाँ पर बहुत सारा कूड़ा जमा होता है, वहाँ एनिमल्स को प्लास्टिक खाते हुए ज़रूर देखा होगा। आइए एक वीडियो देखते हैं, उसमें कैसे एनिमल प्लास्टिक खा रहे हैं। ये देखिए, गार्बेज डंप में एनिमल्स हैं और कितना यहाँ प्लास्टिक पड़ा हुआ है, वो सब प्लास्टिक खा रहे हैं। इस तरह के फ़ोटोज़ हम कई जगह पे देख सकते हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो जब फूड के लिए ऐसे गार्बेज डंप में जाते हैं तो प्लास्टिक खाते हैं, और वो प्लास्टिक क्या होता है, उनके अंदर स्टमक पे चले जाता है। तो हैव यू एवर सीन अ गार्बेज डंप वेयर एनिमल्स आर ईटिंग गार्बेज। In the process of eating the food waste, they swallow materials like polythene bags and wrappers of food। जब वो ऐसे खाते हैं तो उसमें कई बार क्या निकल जाते हैं, वो पॉलीथीन बैग्स निकल जाते हैं, या फिर जो फूड रैपर्स, जो चिप्स वगैरह के जो पैकेट्स होते हैं वो निकल जाते हैं। कैन यू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेस। अब क्या आप इसके परिणाम जानते हैं क्या होता है, क्यों अगर वो निकल लेते हैं इन प्लास्टिक्स को तो क्या होता है। द प्लास्टिक मटेरियल चोक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दीज एनिमल्स। प्लास्टिक क्या करता है, जो ये एनिमल्स हैं जो इसको निकल जाता है तो इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को गले में अटक जाता है, तो सांस लेने में परेशानी होती है। कई बार जो है सांस वाली नली बंद भी हो जाती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को चोक कर देता है। और फॉर्म्स अ लाइनिंग इन देयर स्टमक एंड कैन बी कॉज ऑफ देयर डेथ। और क्या होता है, जो इनके स्टमक जब जाता है तो स्टमक में क्या करता है, चारों तरफ से वो एक लेयर बना लेता है। तो लेयर बनाने की वजह से उनका फूड डाइजेस्ट नहीं हो जाता और एक समय के बाद क्या होता है, उनकी डेथ हो जाती है। द पॉलीबैग्स केयरलेसली थ्रोन हेयर एंड देयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग द ड्रेन्स। तो जब हम ऐसे पॉलीथीन बैग्स को, प्लास्टिक रैपर्स को यहाँ वहाँ बिना सोचे समझे फेंकते हैं, वो अल्टीमेटली कहाँ जाते हैं, ड्रेन्स में, नालियों में जाते हैं और धीरे धीरे
नालियाँ जो ड्रेन्स जो हैं चोक हो जाती है, बंद हो जाती है। और जब बरसात में पानी चलता है तो फिर वो कहाँ पे चलता है, सड़कों में चलता है। इसी वजह से sometimes we are very careless and throw the wrappers of chips, biscuit and other eatable on the road or in the park or picnic places। तो हम क्या करते हैं, अक्सर बिल्कुल केयरलेसली जो चिप्स रैपर्स वगैरह होते हैं वो बहुत सारी जगहों पर जो पब्लिक प्लेसेस होती है वहाँ पर फेंक देते हैं उसको। और हमने कभी भी ये नहीं सोचा होता है कि इनके क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट हो सकते हैं। शुड वी नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग सो, क्या हमको ऐसा करने से पहले 2 बार सोचना नहीं चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए। जब भी हम ऐसे कोई रैपर्स यूज़ करें, प्लास्टिक यूज़ करें, तो हमको जो उनकी प्लेसेस होती है, डस्टबिन्स होते हैं, वहीं पर डालना चाहिए, ऐसे इधर-उधर नहीं फेंकना चाहिए। As a responsible citizen, what measures do you suggest to keep public places clean and free of plastic? तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते हमें भी कुछ मेजर्स सोचने चाहिए, देखने चाहिए, बताने चाहिए, जिससे कि हम प्लास्टिक का यूज़ कम कर सकें। तो कुछ यहाँ पर हमें बताया गया है कि हम प्लास्टिक का यूज़ कम कैसे करें और उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स एज़ फार एज़ पॉसिबल, हमें जितना हो सके प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग, हमें आदत बना लेनी चाहिए किस चीज़ की, कि हम कॉटन या जूट से बना हुआ बैग लेकर जाएं। कहाँ जाएं? जब हम कोई मार्केट से सामान लेने जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो हमें इसकी हैबिट बना लेनी चाहिए। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली, तो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको अलग कंटेनर में स्टोर करना चाहिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग कंटेनर में स्टोर करना चाहिए, जिसकी वजह से वो प्रॉपर्ली डिस्पोज हो सके। अगर हम उनको मिक्स कर देंगे तो क्या होगा कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं वो तो डिस्पोज होंगे नहीं और पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे। प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स, आपको अपने घरों में इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए। कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स, अब आपको सोचना है कि आप कैसे प्लास्टिक मटेरियल का यूज़ कम से कम करने में अपना सहयोग दे सकते हैं, अपना सजेशन दे सकते हैं। आप सोचिए और नए नए मेथड सोचिए जिसकी वजह से हम प्लास्टिक जो मटेरियल्स हैं उनका यूज़ कम से कम कर सकें। इट इज़ बेटर टू रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट, मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल्ड। तो प्लास्टिक को हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकिल करने की कोशिश करनी चाहिए। नई प्लास्टिक जो है पुराने प्लास्टिक से ही बने, तो इससे क्या होगा कि पुराना प्लास्टिक भी रिसाइकिल होता रहेगा और नया जो अलग से प्लास्टिक है उसको हमें नहीं बनाना पड़ेगा। However, during recycling, certain coloring agents are added. This limit its uses, especially for storage of food. तो क्या होता है कि रिसाइकलिंग करते समय कई बार कलर सब्सटेंसेस भी उसमें ऐड किए जाते हैं। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर 5R प्रिंसिपल, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। 5R प्रिंसिपल, अब जानते हैं ये 5R क्या है। फर्स्ट R इज़ फॉर रिड्यूस, सेकंड रीयूज़, थर्ड रिसाइकिल, फोर रिकवर एंड द फिफ्थ वन इज़ रिफ्यूज़ मतलब मना करना। तो देखते हैं इसको। 5R प्रिंसिपल्स हैं। रिड्यूस, फर्स्ट उसमें इलेक्ट्रिसिटी सेव हो रही है, सेकंड में वाटर सेव हो रहा है, फूड सेव हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, जितना हो सके कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, जितना हमारे काम का हो उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए, अपने फालतू के यूज़ को कम करना चाहिए। तो रिड्यूस करना चाहिए। रीयूज़, किसी चीज़ को दोबारा उससे कुछ नई चीज़ बना लेना, जैसे यहाँ बॉटल से कुछ नया बना रहे हैं, पेपर से बना रहे हैं। रिसाइकिल, किसी पुराने प्रोडक्ट से नया प्रोडक्ट बना लेना रिसाइकिल कहलाता है। तो जो हमारे यहाँ न्यूज़पेपर्स हैं, प्लास्टिक हैं, वो जब हम कबाड़ी वाले को बेचते हैं तो फिर वहाँ से
वो रिसाइकिल होकर दोबारा नया प्रोडक्ट बनता है। इसके बाद है रीपर्पस को हमने क्या कहा था, रिकवर भी कहा था। तो रिकवर में क्या है इसमें कि पुरानी जो चीज़ें हैं उसको कलेक्ट करके हम उससे कुछ नया बना ले रहे हैं। मतलब नया मीन्स है चीज़ पुरानी लेकिन उससे कुछ नई तरह से यूज़ कर ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देखो इधर ये बीच में ग्लास हैं, इस ग्लास को हमने पेन स्टैंड की तरह यूज़ कर लिया। ऐसे ही जो ऑयल कंटेनर है उसको हमने किसकी तरह यूज़ कर लिया है, फ्लावर पॉट की तरह यूज़ कर लिया। तो पुरानी चीज़ों को नए यूज़ में लाना। और फिर रिफ्यूज़ का मतलब मना करना, प्लास्टिक के यूज़ को मना करना। जो प्लास्टिक आपको दे रहा है उसको भी आप प्लास्टिक देने से मना कीजिए, और कोई मांग रहा है तो उसको भी आप मना कीजिए। रिड्यूस, दिस मीन्स वी शुड यूज़ लेस। फॉर एग्जाम्पल सेव इलेक्ट्रिसिटी बाई यूजिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट एंड फैंस। तो फालतू के लाइट और फ़ैन को ऑफ़ कर दीजिए जब इलेक्ट्रिसिटी इससे बचेगी। सेव वाटर बाय रिपेयरिंग लीकी टैप्स, अगर आपके नल लीक कर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, उसमें रिपेयर करके उसको वाटर बचाइए। डू नॉट वेस्ट फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए हमको। रीयूज़ में रीयूजिंग मीन्स यूजिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। किसी भी चीज़ को बार बार यूज़ करना। जैसे आपने कपड़े का थैला लिया तो उसको आप कई बार यूज़ कर सकते हैं, उससे पॉल्यूशन भी कम हुआ और आपका पर्पस भी सॉल्व हो गया। सो इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग पेपर वी कैन रिवर्स इट एंड यूज़ इट अगेन। जैसे आपने एक पेज में लिखा तो अगर उसका बैक साइड बची है तो आप उसको भी यूज़ कीजिए, जिससे कि उसका यूज़ हो जाएगा। प्लास्टिक बॉटल्स कैन बी यूज़ अगेन टू स्टोर आइटम्स। तो प्लास्टिक के बर्तनों को जो भी हैं उनको फेंकने से अच्छा उनको किसी चीज़ के स्टोरेज के काम लाइए। वी कैन टेक पॉलीथीन बैग्स विद अस वाइल गोइंग टू मार्केट। अब आप एक बार पॉलीथीन बैग ला गए तो उसको फेंकिए नहीं, बार बार उसको लेके जा सकते हैं। तो एक ही पॉलीथीन बैग से आप कई बार सामान ला सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं रीयूज़। रिसाइकिल, जो पुरानी चीज़ें हैं उससे ही नई चीज़ बनाना, तो इसको रिसाइकिल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल वी शुड यूज़ द काइंड ऑफ प्लास्टिक विच कैन बी रिसाइकिल टू मेक न्यू प्रोडक्ट लाइक थर्मोप्लास्टिक। तो प्लास्टिक से ही थर्मोप्लास्टिक नया प्रोडक्ट बन गया। रीपर्पस और रिकवर, तो पुरानी देखो ये यहाँ पर एक बॉटल्स है, इन्होंने इससे बोर्ड बना दी। ऐसे ही जैसे हम पुराने ऑयल कंटेनर से फ्लावर पॉट बना दे रहे हैं, तो इस तरह से इसको हम रिकवर बोलते हैं। और लास्ट रिफ्यूज़, आप मना कीजिए प्लास्टिक को लेने से भी और देने से भी। फाइबर वाइज, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग इन वाटर बॉडीज़ और ऑन द रोड। तो हमें क्या करना चाहिए, प्लास्टिक बैग्स को ना तो वाटर बॉडीज़, तालाब, नदी वगैरह में नहीं फेंकना चाहिए, ना ही रोड में फेंकना चाहिए। टेक अ कॉटन कैरी बैग और अ जूट बैग वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो या कॉटन बैग ले जाइए या जूट बैग ले जाइए। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स। एग्जाम्पल, यूज़ अ स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वन। अगर आप स्टील को यूज़ करते हैं, ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं जो बायोलॉजिकली डिग्रेडेबल हो एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक, तो हम क्या कर रहे होंगे, प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करेंगे तो प्लास्टिक का प्रोडक्शन कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा। अब हम क्वेश्चन आंसर्स में आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। आंसर 1 देखिए, सब्सटेंसेस विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल, प्लांट्स, पेपर, वुड एक्सेट्रा। यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल देखिए बना हुआ फिगर, पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट, पेपर, वुड, ये सब बायोडिग्रेडेबल है। सेकेंड है, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। तो सेकेंड आंसर ये है इसका नीचे, सब्सटेंसेस विच डू नॉट गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। जो नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज नहीं हो सकते उनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। एग्जाम्पल, प्लास्टिक, थर्माकोल एक्सेट्रा। यहाँ पर आप देखिए, आपको नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस नज़र आएंगे, मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखिए सब नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं। क्वेश्चन 3, प्लास्टिक इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, एक्सप्लेन। प्लास्टिक इन्वायरमेंट फ्रेंडली क्यों नहीं कहलाता है। इसका आंसर है, प्लास्टिक टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू डिकम्पोज। ये बहुत लंबा समय लेता है डिकम्पोज होने में।
बर्निंग ऑफ प्लास्टिक कॉजेज एयर पॉल्यूशन, और अगर हम इसको जलाते हैं तो बहुत सारी पॉइजनस गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, एयर पॉल्यूशन होता है, सो इट इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली। क्वेश्चन 4, व्हाट आर द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक गार्बेज। प्लास्टिक गार्बेज के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं? आंसर 4 देखिए, प्लास्टिक गार्बेज इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल पॉल्यूशन। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सॉइल पॉल्यूशन हो जाता है इससे, क्योंकि जब खेतों में जाता है तो ये प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता, तो वाटर जो एब्जॉर्ब करने की सॉइल की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। चोकिंग ऑफ ड्रेन्स, नालियाँ बंद हो जाती हैं। इट मे कॉज द डेथ ऑफ एनिमल्स हु सॉलो प्लास्टिक गार्बेज, तो जो एनिमल प्लास्टिक गार्बेज को निगलते हैं उनके डेथ का भी एक कॉज हो सकता है। 5th, व्हाट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन बिफोर डिस्पोजिंग गार्बेज। अगर हमें गार्बेज डिस्पोज करना तो उससे पहले क्या क्या प्रिकॉशन हमें लेने चाहिए? आंसर 5, वी शुड कलेक्ट एंड डिस्पोज्ड ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सेपरेटली। हमको बायोलॉजिकली जो डिग्रेडेबल हैं और नॉन डिग्रेडेबल हैं उन सब्सटेंसेस को सेपरेट स्टोर करना है। यहाँ पर 2 डस्टबिन बने बगल में देखिए। डस्टबिन 1 ग्रीन कलर का जो है इसमें हमें बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस रखने हैं, जबकि डस्टबिन 2 जो ब्लू कलर का है उसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर 5R प्रिंसिपल्स। 5R प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर एंड रिफ्यूज आर द 5R प्रिंसिपल। तो आपने ये क्वेश्चन आंसर देख लिया, टॉपिक देख लिया है। अब आपका काम ये है इस टॉपिक को एक बार अच्छे से रिवाइज़ कीजिए और ये क्वेश्चन आंसर्स को अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा। जो भी डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, उनका आंसर दिया जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए। इसके साथ ही हमारे इस चैप्टर के 6 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। आप 6 के 6 पार्ट ज़रूर देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। थैंक यू।